नमस्ते। बिहार दरोगा सीरीज में आप लोगों को इतिहास का सेक्शन चल रहा है और इसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का पहले ही क्लास करवा रखा है और ये आपको वैदिक सभ्यता पे होगा। तो देखते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता में क्या कवर करने वाले हैं। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय काल है। और इसके संस्थापक की बात करेंगे तो आर्यन थे। आर्यन देखिए, यहाँ पे आपको यदि देखने में प्रॉब्लम होगा तो घबराने की बात नहीं, मैं साथ में PDF अटैच कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उससे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मैं जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सका है उतना कम से कम यानी कि शॉर्ट करके नोट्स बनाया हूँ ताकि अनावश्यक चीज़ों से आप बच सकें और जो टू द पॉइंट है आप उसे ही पढ़ें। ठीक है, तो संस्थापक इसके आर्यन है जो कि मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया की बात करेंगे तो वर्तमान में देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से तो भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, भारत का विभाजन हुआ तो वर्तमान में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये दो देश निकले, एक म्यांमार भी, वो भी निकला 1935 के आसपास। ठीक है, तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है ना, तो ये मध्य एशिया में आता है। तो वही मध्य एशिया वाला क्षेत्र था जहाँ से आर्यंस का आगमन हुआ भारतवर्ष में। और ये एक विचार है, ठीक है, और ये विचार किनके द्वारा दिया गया है? ये विचार आपको दिया गया है मैक्स मुलर साहब के द्वारा। ठीक है, बोग जकोई शिलालेख एक तुर्की देश में पाया गया, तुर्की में। तो वहाँ पे कुछ देवता का जिक्र था, देवता का जिक्र था। वो देवता कौन थे? इंद्र थे, मित्र थे, वरुण थे और नातस्य थे। तो जब ऋग्वेद में देखा गया, ऋग्वेद में, ठीक है, तो ऋग्वेद में देखा गया तो वहाँ पे भी आपको ये सेम देवता पाए गए। तो इससे ये इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, ये जो देवता भारतवर्ष में पाए गए वैदिक काल में वो, और जो आपको तुर्की में जो ये देवता इंद्र पाए गए, मित्र, वरुण, नातस्य, इनका साक्ष्य प्रमाण जो मिला, तो इससे ये माना गया कि वैदिक सभ्यता में दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ठीक है, आप भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्यंस का जब आगमन हुआ तो वो सप्त सैंधव क्षेत्र में निवास किए। ठीक है, तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र कौन था? आप भारत का मैप देखिएगा, एक छोटा सा हम रफ मैप बनाते हैं। ठीक है, ये तो ये वाला जो क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर वाला, ठीक है, थोड़ा बहुत ये पंजाब वाला। तो आप ये वाला जो क्षेत्र देखिएगा ना, पाकिस्तान तो अब अलग देश बन गया है, मगर उस टाइम में क्या था ना कि पाकिस्तान जैसा चीज़ तो कुछ था नहीं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, तो इधर कुछ नदियां हैं जैसे कि सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज। तो ये वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो बसे आर्यन, तो इसको सप्त सैंधव क्षेत्र बोला गया। ठीक है, और उस वक्त इसका पुराना नाम था, पुराना नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आपको बिहार दरोगा में डायरेक्ट सवाल पूछता है नदियों का पुराना नाम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा तो वहाँ पे सवाल सॉल्व करने में आपको आसान होगा। जैसे रावी का देखें, रावी का, ठीक है, तो रावी का नाम पुरुषनी था। ओके, पुरुषनी था
और चेनाब का देखिएगा तो अस्कनी था, झेलम का वितस्ता, ब्यास का बिपाशा और सतलुज का शतुद्री। ये सब क्या है, प्राचीन नाम है। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन कीजिए। और क्या कीजिएगा कि आपके पास यदि एटलस होगा, मैप वाला बुक, चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में कोई भी हो, तो जब आप पढ़िएगा तो कोशिश कीजिएगा कि मैप में बार बार देखें, ताकि क्या होगा ना कि एक पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप सोचिएगा आर्यंस के बारे में या विचार आएगा तो सप्त संदर्भ क्षेत्र का ये नदियाँ आपको जहन में आएगा। ठीक है, अन्य विचार देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये आर्यंस जो हैं मध्य एशिया से आए थे, तो ये एक विचार दिया गया था मैक्स मुलर की तरफ, मैक्स मुलर के द्वारा। तो उसी प्रकार भारत के भी कुछ लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनके हिसाब से ये लोग आर्टिक क्षेत्र से आए थे। ठीक है, जैसे दयानंद सरस्वती जी, उनके हिसाब से तिब्बत, यानी कि अब वर्तमान का जो चीन है और चीन में कब्जा वाला क्षेत्र जो है तिब्बत, तो उस क्षेत्र से उनका कहना था कि ये आर्यंस आए। तो ये अलग अलग विचारधारा है, तो हमें इस मतभेद में, इस विचार के द्वंद्व में नहीं पड़ना है। ठीक है, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। यदि हमसे पूछा जाएगा मैक्स मुलर के हिसाब से, तो हम मध्य एशिया की बात करेंगे। दयानंद सरस्वती जी के बारे में बोला जाएगा तो हम तिब्बत से कहेंगे, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा जाएगा तो हम आर्टिक क्षेत्र में बोलेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसमें आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से। देखिए, जितना कंसाइज हो पाया है, जितना शॉर्ट हो पाया और जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो पाएगा, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आपको नोट्स या पीडीएफ का ना अंबार नहीं लगे, लाइब्रेरी नहीं बनाना पड़े। ठीक है, जैसे उत्तर वैदिक काल है, तो उत्तर वैदिक काल को आप देखेंगे तो 1000 BC से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसका जानकारी मिला है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण। ठीक है, तो ये सारा आप नोट्स बनाएंगे, राइट डाउन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। और अब वीडियो लेट नहीं होगा, थोड़ा किसी कारण बस वीडियो लेट हो गया था। अब रोज़ रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, और जितना ज़्यादा कम दिन में पॉसिबल होगा मैं करवाऊँगा। और जो बच्चे 28 पदों का जो बिहार में दरोगा साहब का पोस्ट निकला हुआ है मद्य निषेध विभाग में, शराबबंदी बिहार में आप लोग जो जानते हैं, तो आप लोग पहले फॉर्म को जाके फिलअप कीजिए और आप इस प्लान को फॉलो कीजिए। मैं ये बात सुनिश्चित करूँगा कि आपका सवाल बनेगा भी, और आपका ये पढ़ाई लिखाई वाले सेक्शन में समस्या नहीं होगा। और जहाँ तक बात रहा फिजिकल का, तो फिजिकल में आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में उठा कीजिए। जो नहीं दौड़े हैं कभी, तो वो कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन पहले मॉर्निंग वॉक कीजिए। ठीक है, मॉर्निंग वॉक कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत जॉगिंग करना चालू कीजिए। उसके बाद आप क्या हो, रनिंग करना सीखिए, ताकि इससे क्या हो ना, बॉडी धीरे धीरे आपका एडप्ट कर जाएगा। और अभी सफिशिएंट टाइम है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, इसमें परेशानी का बात नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऋग्वैदिक काल में आप लोगों को जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, कहीं कहीं पे यदि कोई शब्द या नंबर आगे पीछे हो गया होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इतना आशा करते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, तो इतने बात को आप समझें। कई बार क्या होता है कि लिखते वक्त ना अक्षर या अंक आगे पीछे हो जाता है, तो इस चीज़ को लेकर बवाल काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझदार हैं तो इस चीज़ को आप मैनेज करेंगे। चलिए हम स्रोत की बात करते हैं। तो ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें 1028 सूक्त की बात की गई है और 10 मंडल की। राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे तो कबीला आधारित था। कबीला ये हो गया कि उस वक्त क्या था कि वर्तमान में जैसा समाज अभी है या देश है वैसा तो होता नहीं था। तो उस टाइम में कुछ समूह रहते थे, अलग अलग समूह, उसमें कुछ निश्चित संख्या रहता था लोगों का, जैसे कि मान लीजिए 1500, 200 कुछ भी। ठीक है,
तो ये लोग अपने क्षेत्र का प्रोटेक्शन करते थे, रक्षा, और इसी क्षेत्र में इनका सारा गतिविधि होता था। यदि कृषि करते थे तो कृषि, व्यापार या फिर विवाह, जो भी संबंध था वो इसी निश्चित क्षेत्र में करते थे, क्योंकि सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। क्योंकि क्या होता था कि कोई भी दूसरे कबीले के लोग आते थे, इन पे आक्रमण कर जाते थे और इनका धन संपदा संसाधन लूट लेते थे। ठीक है, तो इस डर से बचने के लिए लोग कबीला वाली व्यवस्था को अपनाते थे। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था में कबीला आधारित था, और कबीला में जो मुख्य होते थे उनको जनस्य गोपा कहा जाता था। उनका कार्य था लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, और कर के रूप में उनको बलि दिया जाता था। ठीक है, बलि जो कि स्वैच्छिक था, आपका इच्छा होगा तो दीजिए, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि फोर्सफुली आपको देना ही पड़ता था। ठीक है, और जो ये जनस्य गोपा होते थे वो इलेक्टेड होते थे, यानी कि निर्वाचित होते थे। ठीक है, निर्वाचित होते थे, यानी कि वहाँ पे सभा समिति के द्वारा इनका निर्वाचन होता था। और प्रशासन की जब यदि प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पे सबसे छोटी इकाई थी, जो सबसे ज़मीनी स्तर पे आप बोल दीजिए, जो ग्रास रूट पे था। ठीक है, तो वो परिवार का मुखिया हुआ करता था। कोई भी, जैसे वर्तमान में हमारे घर में मम्मी पापा होते हैं, या फिर कोई जैसे आप ही शादीशुदा होंगे, बाल बच्चा होंगे, तो आप स्वयं घर के मुखिया होंगे, या आपकी पत्नी होगी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही सबसे छोटी इकाई था परिवार, परिवार में वो मुखिया होते थे। फिर ग्राम यानी कि गांव का बात करें तो ग्रामणी, विश्व का बात करेंगे तो विश्वपति, और जन का बात करेंगे जनस्य गोपा। ठीक है, तो ये था आपको राजनीतिक व्यवस्था वैदिक काल के। टाइमलाइन आप लोग याद रखिएगा, कई बार टाइमलाइन पूछ लिया जाता है, तो और संस्थापक भी पूछ लिया जाता है, तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ठीक है, तो टाइमलाइन को देखते रहिएगा। आर्थिक व्यवस्था का बात करते हैं हम लोग। तो आर्थिक व्यवस्था उस वक्त की आप सोचिए क्या हो सकता है। बहुत से बहुत ज़्यादा क्या होगा, कृषि होगा, खेती बाड़ी, या फिर पशुपालन होगा। और भी ज़्यादा एडवांस होगा तो वहाँ पे व्यापार होता होगा। देखिए, हर चीज़ को याद करना संभव नहीं है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि उस समय काल में क्या संभव होगा और क्या संभव नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप यदि विचार करेंगे तो आपको इतने सारे पॉइंट्स को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप स्वयं ही इसको जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे पशुपालन था। पशुपालन में क्या था, गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। गाय को महत्व देने के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं था। वर्तमान में जैसे हिंदू धर्म में गाय का पूजन किया जाता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता था कि गाय जो था, गाय एक तो धनवान लोग होते थे उनके पास ही गाय होता था, और गाय से दूध मिलता था। ठीक है, और दूध का अपना ही महत्व था उस वक्त भी। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, और ये दिखाता था कि लोग वो समाज में उनका कितना ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो गाय को इस वजह से ज़्यादा उस वक्त महत्व दिया जाता था, जिसको बोला जाता कि नहीं मारा जाए अधन्य। ठीक है, और गौ की इतनी ज़्यादा महत्व थी कि जैसे धनवान व्यक्ति थे उनको गौमत बोला जाता था, समय को गोधुरी से संबोधित किया जाता था, और चारागाह जो था उसको गवेत्तु से बोला जाता था। ठीक है, कृषि में देखेंगे जौ था, और व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार जो था वो आंतरिक भी था। आंतरिक मतलब जैसे कि आप इसको उदाहरण के साथ समझिए कि जो क्षेत्र जो था आर्यन का, उस क्षेत्र के अंदर में भी व्यापार होता था। ठीक है, और इस क्षेत्र के बाहर भी होता था। ठीक है, यानी कि अन्य कबीला से कह दीजिए, और वर्तमान में समझिएगा तो अन्य देश से समझ लीजिए। ठीक है, तो बाह्य भी होता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली मैं पिछले वीडियो में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली उस वक्त का व्यवस्था है जब वहाँ पे किसी प्रकार का मुद्रा यानी कि करेंसी का प्रचलन ना हो, या बिना आप
करेंसी को रिप्लेस करके जब आप व्यापार करते हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। जैसे कि वर्तमान में ही बात करें, यदि आपके घर में चीनी नहीं हो, ठीक है, और पड़ोस के घर में है चीनी, तो आप उससे मांगेंगे तो बदले में हो सकता है कि आप चीनी के बदले उसे आटा दे दें, ठीक है। तो एक वस्तु के बदले में जब दूसरा वस्तु हम देते हैं तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में आ जाता है। ओके, तो ये व्यापारिक, ये आर्थिक व्यवस्था था। और आर्थिक व्यवस्था में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि कुछ धातु वगैरह का भी उन लोगों को समझ था, जिसमें आपको निष्क आता था, जिससे स्वर्ण आभूषण, उससे सोना का क्या होता था ना कि श्रृंगार का जो सामान होता था वो बनाया जाता था। और श्रृंगार तो वर्तमान में भी देखते हैं, स्त्री भी करती है, पुरुष भी करते हैं। जैसे पुरुषों को आप देखिएगा कान में वो पहनते रहते हैं या फिर हाथ में कड़ा वगैरह पहनते रहते हैं, और स्त्री करती ही है, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था हम लोग देखेंगे तो धार्मिक व्यवस्था उस टाइम में प्रकृति का पूजा किया जाता था, और ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। प्रकृति का पूजा किया जाता था, उसमें कुछ देवता थे जो मुख्य थे, जैसे कि इंद्र। इंद्र के बारे में आप जानते होंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में इंद्र का जिक्र किया जाता है, पुरंदर का। पुरंदर, जिनके बारे में बोला जाता है कि ये क्रोधित हो गए और बांध जो बनाया गया था उस बांध को तोड़ दिए, जिस कारण से क्या हुआ कि बहुत सारा पानी आया और उस पानी के कारण वो शहर क्या हो गया, पूरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। तो पुरंदर जो देवता थे इंद्र, उनकी महत्व थी, और इनका जिक्र 250 बार किया गया। ये आप स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा 250 बार, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और उससे पूर्व में भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी नदी का या फिर किसी देवता का या फिर किसी विशेष व्यक्तित्व का कितने बार जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इंद्र का 250 बार जिक्र किया गया है। अग्नि को घर का देवता बताया जाता था तो इनका 200 बार जिक्र किया गया है। वरुण को नैतिकता का देवता बोला जाता था। और गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, जो आप लोग जानते होंगे, ये आपको ऋग्वेद में इसका जिक्र था, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण देवता की बात करें तो सोम था, जो कि सूरा यानी कि सोमरस। सोमरस एग्जैक्टली शराब से संबंधित नहीं है, पेय पदार्थ है। वो हो सकता है किसी फल वल, मीठा फल का भी रस का हो सकता है, ठीक है। तो इसको 9वें मंडल में इसका जिक्र किया गया है। नातस्य, इसे अश्विन, नातस्य और अश्विन, इन्हें चिकित्सा का देवता कहा गया है। मित्र, जिनको शपथ का, और रुद्र आंधी तूफान का। आर्यन जो देवता थे उनको विवाह का देवता बोला जाता था, और कुछ देवी भी थी। देवी में आर्यनी, अदिति, उषा और कपाला। देखिए ये जो आर्थिक, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, ये तीनों सेक्शन को आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इसमें आप इस 3 सेक्शन को, और प्रशासनिक यानी कि आप राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, ये 4 सेक्शन को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। कई बार क्या होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर से कम सवाल आता है और आपको इस सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो बच्चे इन चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलते हैं तो उनको वहाँ पे आंसर करने में थोड़ा बहुत समस्या देखना पड़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखिए मैं जैसे बता रखा हूँ, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सका मैं उतना कम से कम
मैंने शब्दों को लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, ताकि आप पे ना किसी प्रकार का बर्डन नहीं पड़े, बोझा नहीं पड़े। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का समय काल देखेंगे तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। वेद में जैसे ऋग्वेद है ये सबसे पुराना है, और यजुर्वेद ये गद्य और पद्य में दोनों सेक्शन में है। ठीक है। सामवेद जो कि संगीत के लिए मशहूर था। अथर्ववेद इसमें औषधि यानी चिकित्सा वाला क्षेत्र था। और वेदांग ये विषय वस्तु इसमें है। ठीक है। वेदांग क्षेत्र है जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। आप लोग इसका क्या कीजिएगा, एक एक का नोट्स बना लीजिएगा। यदि यहाँ पे देखने में समस्या हो रहा है तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और मोबाइल में पढ़ सकते हैं, मोबाइल में पढ़ लीजिएगा। या फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 3 से 4 पेज का आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं 15 से 20 मिनट में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद इनकी संख्या 108 थी। ठीक है। तो हम लोग राजनीतिक व्यवस्था पे आते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले हम देखते हैं समाज कैसा था। समाज यहाँ पे भी कबीला आधारित था, और यहाँ पे एक चीज का बदलाव हुआ। अब जो सम्राट थे, राजा, ठीक है, वो अपने नाम में कुछ उपाधि लगाने लगे, जैसे एकराट, विराट, स्वराट, सम्राट या फिर राजा। ठीक है। राजा जन्म से होते थे, और कर वाली व्यवस्था थी, यानी कि बलि दिया जाता था, और एक भाग यानी कि भू राजस्व दिया जाता था उनको। ठीक है। प्रशासन का बात करेंगे तो यहाँ पे भी वैसा ही है। परिवार, फिर था ग्राम, फिर विष, और उसके बाद जनपद। राजा जमीन के विरुद्ध युद्ध करते थे, यानी कि जमीन के लिए लड़ाई करते थे, यानी कि नए नए क्षेत्र को जीत के अपने क्षेत्र में समाहित कर लेते थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में भी वहाँ यहाँ वैसे ही ज़्यादा बदलाव नहीं आया। कृषि है, कृषि में जौ, ठीक है, जिसे यब कहते थे, गेहूँ को गोधूम कहते थे, चावल को ब्रीही या तंदुल कहते थे। पशुपालन था, यहाँ पे गाय को पाला जाता था। ठीक है। तो इसे अघन्य कहते थे। घोड़ा जिसे अश्व, हाथी को गज, और बकरी को अज बोला जाता था। व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार भी वैसा ही है जैसा वैदिक काल में था। आंतरिक और बाह्य और वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे जिक्र किया है। निष्क था, सतनाम, कृष्णल जिसे धातु स्वर्ण बोलते थे। ठीक है। ये धातु स्वर्ण का होता था। धातु में कुछ थे जैसे तांबा। ठीक है। ये कृष्ण अस्क थे, और श्याम अस्क ऐसे कहा जाता था। समाज की बात कीजिएगा तो समाज जन्म आधारित था। एक मिनट। समाज जन्म आधारित था, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आया समाज में। इस चीज को देखिए। अब समाज में क्या हुआ, समाज में ये हो गया कि एक तो ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। ये 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। ठीक है। ये जो ब्राह्मण थे इनका पूजा पाठ का काम था, क्षत्रिय का रक्षा का काम था, वैश्य का व्यापार का काम था, शूद्र का सेवा का काम था। ठीक है। भोजन की प्रकृति देखेंगे तो लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। स्त्री की दशा जो थी पहले तो अच्छी थी, मगर बाद में यहाँ पे गिरावट आई। ठीक है। और क्षत्रिय ब्राह्मण जो है उसमें स्त्री के बारे में बोला गया है। स्त्री, इनकी तुलना की गई है मदिरा से। ठीक है। और पासा, या पासा यानी कि जुआ हो जाता है, और मदिरा शराब से संबंधित है। ठीक है। तो स्त्री के सम्मान में ठेस पहुंचा, और यहाँ पे स्त्री
को मतलब एक प्रकार से धीरे धीरे नकारना इनको चालू हो गया था। समाज की बात करेंगे तो समाज गोत्र व्यवस्था पे आधारित था। ओके, एक सेक्शन और इम्पोर्टेंट है ये आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में आपको ब्रह्मचर्य आया, जो कि 0 से 25 वर्ष की अवस्था में शिक्षा ग्रहण करना, फिर गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक विवाह, फिर वानप्रस्थ जिसमें 50 से 75 पति पत्नी को वनों में निवास, और संन्यास पति पत्नी का परित्याग कर देंगे। ठीक है, यही है। चलिए लास्ट सेक्शन देखते हैं। आप इसको राइट डाउन कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए मैंने इतना कवर किया है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट है, और मैं आशा करता हूँ कि आपका यदि इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा तो आपका कोई सवाल छूट ना पाए। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था का बात करें तो धार्मिक व्यवस्था में ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। ठीक है, इनकी पूजा की जाती थी। और यज्ञ की बात करें तो यज्ञ में राजसूय यज्ञ किया जाता था, जो कि राज्याभिषेक के लिए होता है, यानी कि किन्हीं को राजा वगैरह बनाया जाता था तो उनसे पूर्व ये यज्ञ किया जाता था। एक वाजपेयी यज्ञ किया जाता था जिसमें शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। ठीक है, दिखाया जाता था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। और एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, तो इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो ये रहा आपका वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के समय काल में है। और इसमें हम लोग देखे हैं कि वैदिक सभ्यता में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, स्थिति और धार्मिक, और फिर हम लोग देखे हैं ये उत्तर वैदिक काल। तो आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो मिल गया है, नोट्स भी उसमें PDF अटैच कर दिए हैं, और ये आज वैदिक हो गया। ऐसे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट मोड में जितना जल्दी हो सके मैं करवा दूंगा, और कल से दो सब्जेक्ट का 2 वीडियो मैं डालूंगा ताकि जल्दी से जल्दी हो। जो बीच में गैप बना है वो अब गैप नहीं बनेगा, और उस चीज़ के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग देखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।